और अब मैं यही एक आपसे आजाना दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा थोड़ा हमारा ज़हनशी करें, पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं 2-2, 2.5, 3 मिनट के लिए आप बताएं कि हमें इलाकों में क्या काम शुरू करना चाहिए और इसको किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। तो हमारे भाई बहुत सारे आए हुए हैं, चांदनी चौक की NGO से प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए हैं। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम 2-2, 3 मिनट का टाइम लें और अपनी अपनी एक राय रखें, अपनी बात रखें, ताकि सबको फ़ायदा हो सके, सब इस बात को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग यहाँ आए और हमें मौका दिया आपने अपने बीच में आने का, और सर ने इनवाइट किया, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात पे। चलो कुछ NGO कर रहे हैं, हम तो सोचते थे हम ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत लोग कर रहे हैं और भी NGO जुड़े हुए हैं। अपना नाम और इंट्रोड्यूस करा दिए, कहाँ से आए? हेरिटेज इंडिया NGO है हमारा, मनोज तोमर प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारा चांदनी चौक में ऑफिस है और करोल बाग है, और बुराड़ी हमारा वर्किंग सेंटर है। तो हम ओल्ड एज केयर पे काम करते हैं। तो वहाँ हमारे पास 108 बुजुर्ग हैं जिनकी हम डे केयर में वहीं पे देख रेख करते हैं, उनकी दवाई का, खाने का, पीने का, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि एजुकेशन पे सर ने बोला, बहुत अच्छी बात की, एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को लेकर, इसमें बहुत ही पिछड़ते जा रहे हैं बच्चे। तो वो चीज़ इन्होंने हमें बताई, अभी भी बताया, जॉब काफ़ी लोगों की लगवाई, वो अच्छी बात है। और हमने भी इन्हें कुछ सुझाव दिए हैं, वो आप लोगों के साथ ये डिस्कस करेंगे, उनमें कुछ हम कर पाएंगे तो हम आपके लिए आने सकते। और दूसरा अभी ट्रैफिक वाली जो प्रॉब्लम बताई इन्होंने है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें एक सॉल्यूशन, एक डॉक्टर है हमारे NGO में, लेडी हैं, पुरानी दिल्ली की हैं, उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया हमें। उन्होंने कहा एक बाइक एम्बुलेंस बना हुआ। बाइक एम्बुलेंस में क्या है कि वो गली में भी आपके इमरजेंसी में काम आ सकती है। तो वो उस पर सर्च कर रहे हैं, उसको बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। वो उन्होंने अपनी पुरानी दिल्ली से देखते हुए, तो हमारी भी कोशिश है वो जितनी जल्दी आए। तो ये छोटी छोटी गलियों में जो है ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो बीमारियों की, वो आदमी टाइम से अपने हॉस्पिटल पहुँचता है। तो बस इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को आपने बुलाया, बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर सब तशरीफ लाए। जैसा कि हमारी ये फेडरेशन ऑफ मैनकाइंड RW NGOs एंड सोसाइटी अभी तश्कील हुई है, और हमारे सादिक साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, भाई शेख साहब ट्रेजरर हैं, शहनशाह साहब सेक्रेटरी हैं, और मौजूद साहब भी उसके अंदर मौजूद है एडवाइजरी कमेटी में। बाकी सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जो है तकरीबन 2 साल से काम कर रहे हैं। वैसे तो हमने कोई ऐसे अहम काम, खास काम करे नहीं है, कोशिश करिए। जैसा कि अभी हमने सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया से एक कैंप लगवाया वुमेन अवेयरनेस के लिए, जो बहुत कामयाब रहा, और जिसमें हमारे नए फान जो हैं उनके ऊपर सारा ये डिपेंड करता था, ये ऑर्गेनाइजर यही है। उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए जो 90+ थी, मोस्टली 10th और 12th। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है एजुकेशन, क्योंकि अगर एजुकेशन आ गई फिर हमें ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। और मैं इसके साथ साथ एजुकेशन के लिए हमारे नईम साहब मौजूद हैं, इतना मतलब बेहतरीन काम कर रहे हैं ये, कि ये नाम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप नईम साहब जो हैं इन सब बातों पर वक्त डालें। नईम साहब आप भी बोलिए, बोलिए आप भी। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक है, जो पिछले 28 साल से पुरानी दिल्ली में एजुकेशन पे काम कर रही है। इसमें हम लोग हर साल लगभग 500 बच्चों को कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लास 9 to 12, और उसके अलावा हर साल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अवार्ड देते हैं। उसमें भी लगभग 100 से 125 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अबव 85% मार्क्स लेकर आते हैं, उनको स्टूडेंट्स को अवार्ड देते हैं। इसके अलावा एक NGO है, अमेरिका से आते हैं वो लोग, एफमी के नाम से, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन। उन लोगों से टाइप हुआ हुआ जितने भी प्रोग्राम दिल्ली में होते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो लोग यहाँ आके जितने भी पूरे इंडिया के टॉपर्स को बुलाते हैं, हर साल अलग अलग स्टेट में प्रोग्राम होते हैं, और वो लोग उसमें स्कॉलरशिप के साथ साथ
गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वगैरह देते हैं। गोल्ड मेडल भी उनका लगभग 50% उसमें गोल्ड होता है, मतलब कीमती मेडल होते हैं। उसके अलावा जो बच्चे जैसे साइंस में अगर 100% मार्क्स लेकर आते हैं तो उनको 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप है। तो हर साल वो लोग आते हैं, पूरे इंडिया में काम करके जाते हैं। अभी दिल्ली में शायद प्रोग्राम है उनका, 16 जनवरी को प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह मैं इन्विटेशन आप लोगों को दे दूँगा, तो आपको प्लस टाइम। और बाकी जो अब जो मैं चाहता हूँ कि स्कूल्स की जो कंडीशन है पुरानी दिल्ली की, वहाँ एजुकेशन जो ख़ास तौर से बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी स्कूल्स की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में जो बच्चे आते हैं 5th क्लास में, वो बिल्कुल इस कंडीशन के होते हैं, वो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते। तो अगर शुरुआत की जाए तो पहले बेसिक एजुकेशन पे आप लोग सब मिलकर काम करें और इन पर प्रेशर डालें। खासतौर से MCD स्कूल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और 25 स्कूल बंद कर दिए गए, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। पुरानी दिल्ली में तो पूरी दिल्ली में 25 स्कूल बंद किए गए MCD के, उसमें 18 स्कूल पुरानी दिल्ली के, और किसी को पता भी नहीं लगा। फिर हम लोग उन्हें केस डाला, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, चाहे वो बाद में उन्होंने खारिज कर दिया केस। और अभी फिर 6 स्कूल बंद होने जा रहे थे। प्रेशर किया बच्चों को, बच्चे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, तो स्कूल रुक गए किसी वजह से। लेकिन फिर भी 2 स्कूल उन्होंने कुछ क्राइटेरिया चेंज करके मर्ज कर दिए गए। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे उस लेवल से निकल कर आए, कम से कम उनको कुछ तो आना चाहिए। और ख़ास तौर से 60-70 हज़ार रुपये सैलरी ये लोग ले रहे हैं और बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि इन लोगों पर प्रेशर पड़े। तो बस यही है कि अब शुरुआत अगर की है, बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर सब लोग सारी NGO मिलकर इस पर काम करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा है कि हम लोग फेडरेशन मैनकाइंड के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और भी कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं किसी के लिए नहीं कहेंगे काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, बट हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग अभी अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, हम खुल के नहीं आए। और आप सभी लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हम सब लोग एक मुट्ठी बनानी पड़ेगी। तो जो और भी कोई लोग हैं चलने दो। तो साथी साहब ने बताया कि एजुकेशन, एनक्रोचमेंट, सबसे बड़ी हमारी पूरी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है वाइन। ठीक है, तो है ही गवर्नमेंट के दिए हुए, उसके अलावा घर घर में बहुत दबे मिलती है। हमारा मेन फोकस एक ये भी है, जो सबसे बड़ा एक इशू है। हमारा अजमेरी गेट का ही ठेका है जो कानून को ताक पर रख के बनाया गया है। तो वो तो लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, बाकी चल रहे हैं, दिखता है। वालान से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ट्रैफिक को लेकर समस्या है। और मैं एक चीज़ कुछ कर रहा हूँ कि हमारे आसपास जो डिस्पेंसरीज हैं उसके अंदर जो है डॉक्टर ना तो बच्चों को सही से ट्रीट कर रहा है। उसके लिए मैंने थोड़ी तैयारी करी है, उनको वर्किंग करी है, और जो मतलब उनको पूरा सामान भी नहीं दिया हुआ डॉक्टर्स को। ये चीज़ बहुत सारी कमियाँ हैं, तो इस पर थोड़ा सा अपने क्या इसके NGOs के साथ मिलकर थोड़ा सा उनको प्रेशराइज, उनको डाइट करना, ताकि बच्चों को जो टीके लगाने का उनका पूरा सामान नहीं होता। लेडीज़ आती हैं, परेशान होती हैं। आज दिन ये रोज़ की समस्या है, तो मेरे पास कई लेटर आ चुके हैं और मैं उसकी RTI भी लगा चुका हूँ। अब MCD वगैरह में उसकी कंप्लेंट चल रही है, थोड़ा सा इसको हेल्थ के लिए थोड़ा सा देखना है। और बाकी ट्रैफिक एनक्रोचमेंट सभी तरफ है, उसके लिए सही है। पूजा कारण से काय शरीफ आए रहे। मैं मोहम्मद रईस RW पूजा ताराचंद प्रेसिडेंट। देखिए, ऐसा है इंक्रोचमेंट का जो मसला है पुरानी दिल्ली के अंदर में सभी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन क्या है, ये अंडरटेकिंग जो है अब केंद्र सरकार के अंदर में है, पुलिस और केंद्र सरकार और निगम पार्षद ये MCD में जो है ये दोनों की साठगांठ है। तो ये जो है ना, कोई भी काम जो है ना इंक्रोचमेंट के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अंदर में कई दफ़ा जो है ना एप्लीकेशनें लगाई गई हैं, DCP दरियागंज में बात करी, ACP साहब से बात करी, तो बस वो वक्ती तौर पे जो है नहीं कार्रवाई होती है, फिर वो बाद में ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो इसके लिए अगर कोई कार्रवाई हो सकती है, इलाके की पुलिस ACP DCP को छोड़ के अगर कहीं
ऊंचे लेवल पे बात हो सकती है तो हम सब चलने के लिए वहाँ पे तैयार हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम इमरान खान है और मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन से हूँ। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का एक हिस्सा है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट अभी नईम सर ने जो भी कुछ कहा है वही सब कुछ मैंने इनसे सीखा है, वही सारी बातें एजुकेशन के लिए मेरी है और वही हम लोगों का टारगेट है और वही हम अचीव करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या जिसके ऊपर आप लोग आज सर जोड़कर बैठे हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से ये जो भी कुछ इंक्रोचमेंट है, जो जाम लग रहा है, इसके ऊपर कुछ किया जाए, तो अच्छी पहल है, अच्छी सोच है, लोग एक साथ आ गए हैं। हो सकता है इसके लिए हम लोगों को सड़कों पर भी आना पड़े, क्योंकि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में रहता है, चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। एमसीडी की बात तो ये साहब कि वो किसी का अगर 10 बाई 10 का एक रूम बन रहा है तो वो उसको तोड़ने आ जाएंगे, मगर सड़क से इंक्रोचमेंट नहीं हटाएंगे। मैं पटौदी हाउस में रहता हूं, मैंने पटौदी हाउस में अपने सामने डिलीवरी होते देखी, एक लेडीज की अपने सामने देखी। क्षमा चाहूंगा, एक महिला यहां पर है, मगर मैं चाहता हूं कि हमारे हृदय के अंदर वो पीड़ा आए जो मैंने देखी। मैं जा रहा था, एक बुजुर्ग औरत, मैं इसलिए बता रहा हूं, भाई ने तो सिर्फ कहा कि वो बुर्खा लेकर लेडीज खड़ी हो गई थी, मैंने अपनी आंखों में देखा, अपनी आंखों से देखा। वो मंजर मेरी आंखों के सामने है, आप लोगों से बात कर रहा हूं, वो सब मेरे सामने चल रहा है। एक बुजुर्ग औरत एक औरत को ले जा रही थी और रिक्शा में डिलीवरी होती है साहब, मतलब कि अल्फाज नहीं कहने के लिए। और उसके बावजूद हमारा प्रशासन, सो कॉल्ड हमारे जो नेता होते हैं, जो टुच्चे लोग होते हैं, वो वाले नेता, सॉरी मैंने वर्ड बड़ा गलत यूज किया है, मगर वो एक पीड़ा की भावनाएं आ गई मेरे अंदर, मैं रोक नहीं पाया अपनी जीभा को कि मैं उस चीज को रोक सकूं। वो सब लोग अपने धंधे चला रहे हैं इन सड़कों के ऊपर, वो अपनी नेतागिरियां दिखा रहे हैं पोस्टर लगा के, वो नेतागिरियां दिखा रहे हैं वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से कि साहब हमने ये करा दिया, साहब हमने ये करा दिया। मगर जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, क्या आज भारतवर्ष में ये हाल आ गए हैं कि उस मौलिक अधिकार के लिए भी हमको इस प्रकार की विचार गोष्ठियां करनी पड़ेंगी? क्या इस प्रकार से हमको अपना अधिकार मानना पड़ेगा? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसलिए संविधान लिखा था? क्या संविधान की परिभाषा क्या और संविधान में हमारा अधिकार क्या? अगर यही बात करने के लिए हम लोग अपने लोगों के पास जाते हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, बल्कि मैंने तो उन लोग को एक नाम कोड किया हुआ है। मैं तो जब भी किसी के पास जाता हूं मैं कहता हूं साहब आप राजा हैं और हम प्रजा हैं, आप राजा हैं और हम प्रजा हैं। हम वो वाली प्रजा हैं जिस प्रजा के ऊपर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होता। अगर हम बिल्डर हों तो हम पर ध्यान केंद्रित होगा, हम माफिया हों हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित होगा। परंतु अगर आप एक सच के प्रति आवाज उठाएंगे गांधी के इस देश में, आप एजुकेशन पे आवाज उठाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के देश में, जो हमारे देश के शिक्षा नीति निर्माता थे, जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता है, ठीक उसी प्रकार से मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के शिक्षा नीति निर्माता है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। अगर आप शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, सर ने कहा हम प्राइमरी स्कूल्स पे बात करना चाहते हैं। हमने प्रपोजल दिया साहब पुरानी दिल्ली में, खासतौर से हमारे इस तरफ के इलाके में जो उर्दू माध्यम के स्कूल हैं, उनमें आप सिर्फ एक चीज कर दीजिए कि उर्दू मीडियम हटाकर इसको इंग्लिश मीडियम कर दीजिए और उर्दू को एज एन सब्जेक्ट रख दीजिए। साहब हमने जद्दोजहद कर ली, सर ने बताया हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, सारी चीजें कर ली, मगर सरकारों ने अपना वही गोलमोल रवैया अख्तियार किया कि हाँ साहब हम कर लेंगे, हाँ साहब आइए बैठिए, आप इसके साथ बैठिए, उसके साथ बैठिए, कोई फायदा नहीं। परंतु ये एक भाई साहब की मैं नाम भूल रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, और जितने भी आप गण्यमान व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं इस पुरानी दिल्ली से, वॉल सिटी से, मध्य दिल्ली से, और मैं आप हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सब लोगों का। मूल रूप से क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ तो मेरी भाषा में मेरी मातृभाषा ज्यादा है, हालांकि मातृभाषा उर्दू भी है मेरी, और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास हम लोग करते रहेंगे और एक जागरूकता लेकर आएंगे और हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करने में कामयाब रहेंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दिल्ली जेटवाड़ा NGO प्लस RW, और इसमें मैं काम करता हूँ और सादिक के साथ भी माशाल्लाह सबके साथ काम कर रहा हूँ।
RTI आपका क्विक एंड फास्ट होता अगर जब कोई सरकारी कोई काम नहीं करते तो हम पहले तो कंप्लेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद RTI लगाते हैं। RTI से जो है वो फंस जाते हैं, उनको जवाब हर हालत में देना पड़ता है, तो हम RTI द्वारा काम दिल्ली पुलिस से लैंड चाहिए, इन्होंने दिल्ली पुलिस छोड़ दी। हाँ नहीं, दिल्ली पुलिस में मैं सिपाही था, पहले दिल्लीगंज में मैंने छोड़ दिया। पहले मैं 4-5 साल लिया हूँ दिल्लीगंज में DC ऑफिस में। भाई खुर्रम कंजोडियम से भाई आपकी भाई खुर्रम तो देखिए मेन पॉइंट्स तो आप सब लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ही लिए हैं, लेकिन इसमें एनक्रोचमेंट जो है वो सचमुच में एक बड़ा एक ऐसा मसला है कि उसके लिए तो देखिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब उसमें हो ये रहा है कि एनक्रोचमेंट अगर मेरे रास्ते में तो उसे मेरी परेशानी बनी हुई है। अगर एनक्रोचमेंट कहीं भी है तो आप ये समझिए कि भाई बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस ओल्ड दिल्ली, ये हम सब लोगों के लिए एक अपने आप में मसला है। और वो ये रहा है कि भाई फर्ज कीजिए कि अगर पटौदिया उसके अंदर एनक्रोचमेंट है, सिर्फ मेरा फ़ोन या मेरी एप्लीकेशन उसके लिए जा रही है, तो पुलिस भी ये समझती है कि भाई सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए एक मसला बनी हुई है। आज यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि हम में से हर इंसान कोई ना कोई रास्ता कभी ना कभी इख्तियार करके कहीं ना कहीं जाता है, तो ये अलग अलग जैसे अभी सादिक भाई ने बताया तो लगनी चाहिए। तो ये तो भाई चंद मसले हैं, हर इलाके के हैं। नईम भाई ने भी एजुकेशन के ऊपर बात करी, एनक्रोचमेंट के ऊपर भी बात हो गई, बहुत अच्छे अच्छे मशवरे भी है। जैसे भाई ने कहा कि भाई हम लोग जो है मैनकाइंड के ऊपर काम करते हैं, वो एक बाइक के ऊपर एम्बुलेंस वाली बात आई। इससे अलग हटके एक कंसोर्शियम की एक छोटा सा काम करती है कि भाई हमारे पुरानी दिल्ली के अंदर गुर्बत बहुत है और इसमें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर घर में कमाने वाला कोई भी मर्द नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है जहाँ पर सिर्फ औरतें और बच्चियाँ या औरतें और छोटे बच्चे, यानी कोई भी ब्रेड अर्निंग मेंबर नहीं है। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोग एक पूरे महीने की राशन की किट, जिसमें तकरीबन 6 लोगों का राशन पूरे 1 महीने का होता है, वो हर महीने हम लोग अपने पास से कलेक्शन करते हैं। और चूँकि अब ये बात सब आप लोगों के सामने भी आ गई, ये बात सिर्फ मैंने इसी वजह से रखी कि भाई ये कोई मेरी अचीवमेंट नहीं है, भाई ऊपर वाले ने हमको इंसान बना के पैदा किया, तो भाई इंसानियत कहीं ना कहीं तो शो करेंगे। ये सब आप लोगों को बताने की वजह सिर्फ इस वजह से कि मैं आप लोगों से भी ये चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप लोग भी हिस्सा लें। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही अब हम सब लोग जैसे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, हम सब जो भाई रिलीजियस हैं बाय एक्सीडेंट है। कोई किसी हिंदू घर में पैदा हो गया तो हिंदू बन गया, मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया मैं मुसलमान बन गया। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी की न नस्ल को देख के, न रंग को देख के, न मज़हब को देख के, न ज़ात को देख के, किसी को देख कर नहीं है। जो जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद है, क्योंकि ये SC ST OBC का सर्टिफिकेट तो है नहीं कि कोई मिल गया 4 डॉक्यूमेंट्स लगाए। हमारे पास हम सबका पहले एक आधार कार्ड या कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लिया। हमारे अपने मेंबर्स उस इलाके के जो भी रहने वाले होते हैं वो उसकी पहले पूरी तफ्तीश करते हैं। ऐसा नहीं कि 10 लोग आए तो 10 के 10 को आँख बंद करके हमने बांट दिया। उस इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई निकल कर आती है कि हाँ भाई ये लोग सचमुच में ज़रूरतमंद है, तो ये तस्दीक के बाद फिर हम उसको अपने साथ ऐड कर लेते हैं। तो हमारी अपनी पूरी कोशिश ये है कि भाई जितने लोगों के आधार कार्ड या जितने लोगों के प्रूफ आइडेंटिटी हमारे पास हैं और जो तफ्तीश का है, हमने उन लोगों को बांटा भी। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे जितनी कलेक्शन हो जाए, भाई लेने वाले उससे ज़्यादा है। तो भाई मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई दुनिया के साथ साथ अपने आने वाली ज़िंदगी को बनाने के लिए आप सब लोग हमारे साथ इस काम में जुड़े और एक एक चीज़ का इसमें पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो मेंटेन है डे 1 से लेके आज तक। बहुत